जानकी देवी की दो बहुएं थीं। बड़ी बहू काजल जो कि बहुत गोरी थी, तो वहीं छोटी बहू अनीता जो कि बहुत काली थी। दोनों बहुओं के एक एक बच्चे थे। बड़ी बहू का एक 5 साल का बेटा था, तो वहीं छोटी बहू की दो छोटी छोटी बेटियां थी। ऐसे ही एक दिन अनीता का पति काम पर से घर आ रहा था। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। इस सदमे से पूरा परिवार सहम जाता है। हे भगवान, जब से इस काली कलूटी का मेरे घर पर साया पड़ा है, तब से मेरे घर में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आखिर इस काली कलूटी के काले साए में मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया। एक तो ये काली कलूटी, ऊपर से इसकी ये दो दो काली बेटियां। भगवान, कैसे गुजारा होगा हमारा? अब क्या करें, हम तो सड़क पर आ गए हैं। वही तो माँ जी, जब से देवरानी जी का काला साया हमारे देवर के ऊपर पड़ा है, तब से हमारे घर में कुछ न कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। देवर जी आए दिन बीमार रहते हैं। आखिरकार इनके बुरे साए से देवर जी को हमसे दूर कर दिया है। माँ जी, कहती हूँ कि इनको घर से बाहर निकाल दो। हे प्रभु, अब हम क्या करेंगे? इसको तो नया आशिक मिल जाएगा, लेकिन मेरा बेटा तो चला गया मुझसे दूर। इतना बोलकर सास अपनी काली बहू को घर से बाहर निकालने लगती है। बेचारी अनीता रोते हुए अपनी सास से बोलती है, माँ जी, इसमें मेरा क्या कसूर? भगवान ने अगर मुझे काला बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि भगवान ने मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया है। दो दो बच्चियों को लेकर मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, कैसे इनका पालन पोषण करूंगी? माँ जी, बस भगवान के लिए मुझे इस घर में रहने दो। कहीं ना कहीं सास को अनीता पर थोड़ी सी दया आ जाती है और वो उस पर रहम दिखाते हुए उसे घर में रहने की इजाजत दे देती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं। एक दिन सास गुस्से में अनीता से बोलती है, काली माई, अगर इस घर में रहना है ना, तो मेहनत तो तेरे को ही करनी पड़ेगी। एक तो ये तेरी दो दो बेटियां, ऊपर से इतनी ज्यादा काली कि तू भी फेल हो गई इनके आगे। घर की आर्थिक हालत प्रतिदिन खराब होती जा रही है, इसलिए अब तू कोई काम धंधा ढूंढ कर घर में 4 पैसे ला। ठीक है माँ जी, आप मुझे कुछ महीने का समय दीजिए, क्योंकि अभी मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी बहुत छोटी है। अगर मैं घर से बाहर काम करने लग जाऊंगी तो शायद वह बहुत रोने लगेगी और आप लोगों को परेशान करेगी। देख, तू इन सब चीजों की बिल्कुल टेंशन मत ले। तू बस काम ढूंढ, तेरे बच्चों को मैं संभाल लूंगी। और हाँ, तुझे तो पता ही है ना कि वैसे ही हम बहुत गरीब है। ऊपर से जब से मेरा बेटा ये दुनिया छोड़कर चला गया, तब से हमारे घर की आर्थिक हालत और ज्यादा खराब हो गई है। इसलिए मैं जैसा बोलूं तुझे वैसा करना पड़ेगा। अनीता अपनी सास की बात मान जाती है और सास के कहने पर यहाँ वहाँ काम ढूंढने लग जाती है और आखिरकार अनीता को एक जगह काम मिल जाता है। अब दिन रात अपने घर परिवार के लिए मेहनत मजदूरी किया करती। धीरे धीरे अनीता के बच्चे भी अब बड़े होने लग जाते हैं। ऐसे ही अब अनीता की पीठ पीछे उसकी सास और जेठानी उसके बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, उसे खाना तक नहीं देते थे। बच्चे पूरा पूरा दिन भूखे रहते थे। ऐसे ही एक दिन अनीता काम पर से जल्दी घर आ जाती है और अपने बच्चों के साथ कमरे में जाती है। तभी अनीता की सबसे छोटी बेटी रोते हुए अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे भूख लग रही है। आज आप घर पर हो, आज आप हमें अपने हाथों से खाना खिलाओ ना। जब से आप काम पर जाने लगी हो ना, तब से हमें घर में कोई खाना नहीं देता। हम पूरा पूरा दिन भूखे रहते हैं। ऐसा नहीं बोलते मेरे बच्चों, दादी तो खाना देती होगी ना। तुम ना बहुत बदमाश हो गई हो। नहीं माँ, दादी हमें खाना नहीं देती और ना ही बड़ी माँ हमें खाना देती है। जब हम उनसे खाना मांगने जाते हैं तो वे हमसे कहती है कि तुम जैसे काले लोगों को खाना खाने की जरूरत नहीं है, और इतना बोलकर हमें वहाँ से भगा देती है। आज आप हमें खाना खिलाओ माँ। अच्छा ठीक है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। अनीता रसोई में से अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। बच्चे खाना कैसे खा रहे थे, जैसे वो कई महीनों से भूखे हों। ये सब देखकर अनीता समझ जाती है कि जरूर उसकी पीठ पीछे 6 बच्चों के साथ कुछ ऐसा होता है जो वो देख नहीं पा रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक बार फिर अनीता की गैर मौजूदगी में उसके बच्चों को भूख लगती है और वो अपनी दादी के पास जाते हैं और खाना मांगते हुए कहते हैं, दादी माँ, हमें ना बहुत भूख लग रही है। बस अपनी एक गंदी सी शक्ल लेकर आ जाते हैं खाना मांगने के लिए। अरे तुम जैसे काले और गरीब लोगों को ना खाना खाने का हक नहीं है। एक तो तेरी माँ दिन रात मेहनत करती है, उसके बाद भी इतने कम पैसे लाती है, और इतने कम पैसों में तुम्हारा पेट भरने वाला हो, इसलिए थोड़ा सा ही खाना मिलेगा। इतने में गुजारा कर सकते हो तो ठीक है, वरना भूखे सो जाओ।
दादी हम बहुत दिनों से भूखे हैं, आज हमें पेट भर खाना खाने दो ना। बच्चों तुम काले लोग हो और काले लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। तभी वहाँ काजल आ जाती है। काजल अपने बेटे को अपनी सास को देती है, फिर खाना निकालकर काजल के बेटे को बड़े ही प्यार से खूब पेट भरकर खाना खिलाती है। बेचारे अनीता के बच्चे अपनी दादी और बड़ी माँ का मुंह देख रहे थे। उन दोनों को उन बच्चों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। बेचारे बहुत देर से खाने का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार इंतजार करने की अति हो जाती है और वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और भूखे पेट सो जाते हैं। रात को जब अनीता आती है तो अपने बच्चों को जगाती है। तभी वो बच्चे अपनी माँ से कहते हैं, माँ आज भी हमें दादी ने खाना नहीं दिया। वे कहते हैं कि तुम काले हो और तुम काले लोगों को खाना खाने का कोई अधिकार नहीं है। तो माँ भगवान ने हमें गोरा क्यों नहीं बनाया? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे यहाँ बहुत कुछ सहने को मिलता है। तुम्हारी माँ ने सारा इंतजाम कर दिया है, बस कुछ दिन की और बात है। अनीता यूं ही कुछ दिन तक अपने बच्चों को दिलासा दिया करती। ऐसे ही एक दिन फिर से अनीता की गैर मौजूदगी में बच्चों को भूख लगती है और वो इस बार दादी और बड़ी माँ को बिना बताए खुद खाना निकालकर खाने लगते हैं। तभी वहाँ गुस्से में उन बच्चों की दादी और बड़ी माँ आती है। वो बच्चों से खाना छीनकर उनको मारने लगती हैं और कहती हैं, अरे दरिंदो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाने को हाथ लगाने की? तुम्हारी वजह से ना मेरे घर का पूरा खाना बर्बाद हो गया है। तुम्हें तो इसकी सजा अच्छे से दूंगी। सास और बड़ी माँ मिलकर बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारने लगती हैं। तभी वहाँ अनीता आती है और अनीता अपनी ही आंखों से दोनों की काली करतूत देख लेती है और वो कहती है, बस माँ जी, आपको जितना इन बच्चों के ऊपर अत्याचार करना था आपने कर लिया और शायद ये आखिरी दिन है इस घर में हमारा, क्योंकि मैं कुछ दिन से अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए बहुत कुछ प्लान कर रही थी। इसलिए मैंने अपने बच्चों को कहा था कि बस कुछ दिन और बात है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। आप अपने जीवन में आगे बढ़ना, खुश रहना। मैंने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए इतना बड़ा घर बना लिया है कि मुझे आप लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना बोलकर अनीता अपने बच्चों को लेकर हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चली जाती है। अनीता ने बहुत ही मेहनत से अपना एक छोटा सा घर बनाया था और उसी घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है और अपने जीवन में आगे बढ़ती है। ईशा सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में अपनी सास तारा और अपनी 5 साल की बेटी किरण के साथ रहा करती थी। अभी कुछ महीनों पहले ही मनीषा के पति की मौत हुई थी, जिसके बाद मनीषा के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। ऐसे ही एक दिन मनीषा बाजार से आ रही होती है। तभी वो देखती है कि एक बच्चा उसके घर के बाहर बैठकर कुछ कैंडी खा रहा है। अब मनीषा के मन में लालच आ जाता है और वो बच्चे से कैंडी मांगने लगती है। अरे बेटा, तुम्हारे पास तो बहुत सारी कैंडीज है, क्या ये कैंडी मुझे दोगी? पर मैं अपनी कैंडी आपको क्यों दूं? आप तो इतनी बड़ी हो, फिर भी बच्चों की कैंडी मांगते हुए आपको शर्म नहीं आती? बच्चा तो बड़ा ही तेज है। कोई बात नहीं, अपनी लाचारी से अपना लालच छुपाकर इस बच्चे से कैंडी ले ही लूंगी। बेटा, ये कैंडी मैं अपने लिए नहीं मांग रही, कैंडी तो मैं अपनी बेटी के लिए मांग रही हूँ। वो तुम्हारी दोस्त है ना, क्या तुम अब भी अपने दोस्त को कैंडी नहीं दोगी? एक छोटा सा बच्चा मनीषा की बातों में आ जाता है और मनीषा उस बच्चे से कैंडी लेकर अपनी बेटी को दे देती है। मनीषा अपने घर की आर्थिक स्थिति चलाने के लिए सिलाई का काम किया करती थी। अब मनीषा रसोई घर में खाना बनाने के लिए चली जाती है और तभी वो देखती है कि उसका घर का नमक खत्म हो चुका है। मनीषा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नमक लेकर आ सके, इसलिए जब उसके घर में एक औरत अपनी साड़ी लेकर आती है तो मनीषा उससे थोड़ा नमक मांग लेती है। आंटी, साड़ी में बस फॉल ही तो लगाना है, कल जाना है ना पार्टी में, सुबह तक आपकी साड़ी में फॉल लगा कर दे दूंगी। तुम सारे काम बहुत जल्दी करती हो, इसीलिए तो मैं अपने सारे कपड़े तुम्हें ही देती हूँ। आंटी, मुझ जैसे गरीब को आप अपने कपड़े देकर बहुत बड़ा एहसान करती हैं। अच्छा आंटी, वैसे मेरे घर में नमक खत्म हो गया है, अगर मैं अभी नमक लेने गई तो आपकी साड़ी रह जाएगी, अगर आप थोड़ा सा नमक मुझे दे देते तो। अरे बहू, ये भी कोई मांगने की चीज है? आखिर एक पड़ोसी होता ही क्यों है, ताकि वह अपने पड़ोसी की मदद कर सके। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे नमक चीनी सब लाकर देती हूँ। मैं तेरी आर्थिक स्थिति समझती हूँ। मोहल्ले के सभी लोग मनीषा पर तरस खाते और उसकी मदद करते, पर मनीषा उनकी मदद का गलत फायदा उठाने लगती है।
अब मनीषा के मन में लालच आ जाता है और वो अपना सारा काम मुफ्त में करवाने की सोचती है। सभी लोगों को मुझसे कितनी हमदर्दी है। मैं ही पागल हूँ जो इतने सस्ते में इनके कपड़े सिलती हूँ। आगे मुझे भी तो अपना घर देखना है, इसीलिए मुझे अपने कपड़ों के दाम बढ़ा देने चाहिए। अरे बहू, इतना लालच अच्छी बात नहीं है। माना कि सभी मोहल्ले वाले तुझसे कपड़े सिलवाते हैं, लेकिन अगर तू टेलर से भी ज्यादा रेट लेगी तो कोई तुझसे कपड़े क्यों सिलवाएगा? माँ, मैं एक विधवा और लाचार औरत हूँ जिसके 5 साल की बेटी भी है। देखना, जब मैं सिलाई की रेट बढ़ाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मनीषा ज्यादा कमाई के लिए सिलाई का रेट बढ़ा देती है, पर मोहल्ले के सभी लोग मनीषा की आर्थिक स्थिति से वाकिफ थे, इसलिए वो कुछ नहीं कहते और सिलाई का रेट बढ़ने के बाद भी अपने सारे कपड़े मनीषा को ही देते। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, दाम बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं टेलर से जल्दी और अच्छा कपड़ा सिल के देती हूँ। इतने कम पैसों में इतनी अच्छी सिलाई पाकर मोहल्ले वालों की तो मौज है। बहू, तेरा लालच धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब पता नहीं कि तू क्या सोच के ये सब कर रही है। तारा और मनीषा आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ किरण आ जाती है और अपनी माँ से रोते हुए कहती है, माँ, आज भी मेरे टेस्ट में कम नंबर आए हैं। टीचर कह रही है मुझे ट्यूशन लगवा लेना चाहिए। अगर ऐसा ही रहा तो मैं सबसे पीछे रहूंगी। किरण बेटा, तुम्हें ट्यूशन की क्या जरूरत है? मैं हूं ना तुम्हें पढ़ाने के लिए। नहीं माँ, मुझे ट्यूशन जाना, मेरे सभी दोस्त ट्यूशन जाते हैं और आपके पास मुझे बनाने के लिए समय ही नहीं रहता। मुझे क्लास में पीछे नहीं रहना, मुझे भी ट्यूशन जाना है। किरण की बातें सुनकर मनीषा परेशान हो जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर मनीषा को कहीं सस्ता ट्यूशन नहीं मिलता और इसलिए जब उसकी गली की एक लड़की अपना सूट सिलवाने के लिए उसके पास आती है तो वो उस लड़की से कहती है, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा पढ़ाती हो। अगर तुम मेरी किरण बेटी को पढ़ाओगे तो मैं कम दामों में तुम्हारे कपड़े सिल दिया करूंगी। प्लीज मेरी किरण को मुफ्त में पढ़ा दो। मुझ विधवा के पास इतने पैसे नहीं कि वो अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे सके। बस इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये डील कर रही हूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है भाभी, आप कल से ही किरण को मेरे पास भेज देना और मेरा ये सूट सिल देना। कल मेरे स्कूल में फंक्शन है और मुझे यही पहनकर जाना है। वैसे इतनी जल्दी तो सूट सिल नहीं पाता, पर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए सारी रात जागकर सबसे पहले तुम्हारा सूट सिलूंगी। बस तुम मेरी बेटी को पढ़ा देना। मनीषा बड़ी ही चालाक से मुफ्त में अपने बेटे का ट्यूशन लगवा लेती है, क्योंकि किरण की ट्यूशन टीचर ज्यादातर मॉडल कपड़े पहनती थी, इसलिए ज्यादा सिलाई के लिए वो मनीषा को कपड़े नहीं देती थी। और जब भी वो सिलाई के लिए मनीषा को कपड़े देती तो मनीषा उससे दुगने सिलाई के पैसे लेती, क्योंकि किरण टीचर को सिलाई का रेट पता नहीं था, इसलिए वो मनीषा को मुंह मांगी रकम दे देती। ऐसे ही एक दिन, भाभी ये मेरा एक ब्लाउज है, इसे अच्छे से सिलना। कुछ दिनों बाद मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे? फिर तो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ब्लाउज बहुत अच्छा सिलूंगी। आखिर तुम मेरी बेटी को फ्री में जो पढ़ा रही हो। भाभी, अगर मैं किरण को मुफ्त में पढ़ा रही हूँ तो आप भी तो इतने कम दामों पर मेरे कपड़े इतनी अच्छी तरीके से सिलती हो, इसलिए आप प्लीज इस तरह की बातें कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। इतना बोलकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और मनीषा उसकी नादानी पर हंसने लगती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ मनीषा का लालच और भी बढ़ जाता है। वो किसी भी कपड़े को मन से नहीं सिलती और जल्दबाजी में उल्टा सीधा सिलकर दे दिया करती और कई बार तो सिलाई करना ही भूल जाया करती। ऐसे ही कुछ दिन मनीषा किरण के ट्यूशन टीचर के साथ भी करती है। भाभी, काफी दिन हो गए हैं। कल सुबह लड़के वाले मुझे देखने आ रहे हैं। आपने मेरा ब्लाउज तो सिल दिया है ना? हे भगवान, मैं तो इसका ब्लाउज सिलना ही भूल गई। कल सुबह से देखने लड़के वाले आ रहे। एक काम करती हूँ, इसे झूठ बोल देती हूँ। तुम्हारा ब्लाउज हो चुका है, बस उसमें थोड़ा सा काम रह गया है ताकि तुम्हारी फिटिंग अच्छे से बैठ सके, इसलिए मैं कल सुबह खुद तुम्हारे घर ब्लाउज भेज दूंगी। इस तरह से मनीषा झूठ कहकर उस लड़की को वहाँ से भेज देती है और रात में जल्दी जल्दी उसका ब्लाउज सिलती है और अगली सुबह उसे दे देती है। लेकिन उसका ब्लाउज पूरी तरह से खराब हो चुका था। ये देखकर उस लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर मनीषा से कहती है, भाभी, मैंने इतनी दिन पहले ही आपको ब्लाउज दिया था ताकि आप मेरा ब्लाउज अच्छे से सिल सको, पर आपने मेरा ब्लाउज पूरी तरह से खराब कर दिया।
आप एक नंबर की लालची हो। आप मुझे हमेशा से ठगती आ रही हो। आज ही माँ से मुझे सिलाई का दाम पता चला है। मनीषा बहू, हमने तुझ पे तरस खाया कि चलो विधवा है, इसकी थोड़ी मदद कर देते हैं, पर तुम तो एक नंबर की लालची औरत निकली। भाभी, अगर मेरा रिश्ता नहीं लगाना तो मैं बता रही हूँ आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और अब मैं किरण को मुफ्त में नहीं पढ़ाऊंगी। चलो माँ। इतना बोलकर वो लड़की अपनी माँ के साथ वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर तारा अपने मोहल्ले वालों से अपनी बहू की गलती की माफी मांगती है और अपनी बहू से कहती है, देख लिया लालच का नतीजा। अब बता कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएगी। मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ, मेरी उम्र हो चुकी है। अब बता कैसे बिताएगी अपना जीवन अपनी इस बेटी के साथ। आप सही कह रही थी, पर मैंने ये लालच अपनी गरीबी, अपनी लाचारी देखकर की। पर मैं अपने लालच में अंधी हो गई थी। अब मुझे एहसास हो चुका है, इसीलिए वादा करती हूँ अब से कोई लालच नहीं करूंगी और मेहनत और लगन के साथ काम करूंगी। इस तरह से मनीषा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती की माफी सभी से मांगती है, जिसके बाद फिर कभी निशा किसी तरह का कोई लालच नहीं करती और ईमानदारी के साथ अपना काम करती है। चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया जो कि अपने पति कालू के साथ रहा करती थी। कालू एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसको इस बात का बहुत गुरूर था। वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता था, जिस कारण कालू के बहुत सारे दुश्मन बन चुके थे। एक दिन चिंकी उसको समझाते हुए उसे कहती है, कालू, अपने काम को लेकर इतना अहंकार रखना अच्छा नहीं होता और मैं देख रही हूँ जैसे जैसे आपका अहंकार बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आपके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं और ये सब ठीक नहीं है कालू। आप सामने वाले को नीचा मत दिखाया करो, इससे सामने वाले के स्वाभिमान को ठेस पहुँचती है और फिर बाद में वो क्या करता है ये उसे भी नहीं पता चलता। इसलिए भगवान के लिए सोच समझकर कुछ भी किया करो। अच्छा, तुम होती कौन हो मुझे समझाने वाली? तुम्हें मैं इस घर में लेकर आया हूँ घर को संभालने के लिए, ना कि मेरे काम में इंटरफेयर करने के लिए। इतना बड़ा बिजनेस मैंने अपने दम पर खड़ा किया है और मेरे आगे ना कोई टिक सकता है, फिर चाहे वो कोई भी हो। अब इतना बड़ा सक्सेसफुल आदमी हूँ तो 1000 दुश्मन तो होंगे ही ना। और हाँ सुनो, ऐसे लोगों को झेलने की आदत अब मुझे हो चुकी है। मैं आपकी पत्नी हूँ कालू। याद करो वो दिन जब आपके पास कुछ भी नहीं था, तब हम दोनों मिलकर कैसे अपनी घर गृहस्थी चलाते थे। लेकिन जैसे जैसे आप अपने जीवन में सक्सेस होते गए वैसे वैसे आप पति होने का कर्तव्य ही भूल गए। आप मुझे वो प्यार, वो रिस्पेक्ट देते ही नहीं जिसकी मैं हकदार हूँ। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास पैसे हैं तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। सच बताऊं चिंकी, तो अगर मैंने जितनी मेहनत से अपना ये बिजनेस खड़ा किया है ना, अगर ये सब कुछ मेरे पास नहीं रहा तो शायद मैं जिंदा भी ना रहूं। बहुत प्यार है मुझे इन सब से और अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो। समय बहुत ज़्यादा कीमती है, तुमसे बात करने में मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। कालू चिंकी की बात को अनसुना कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कालू से कुछ लोग दुश्मनी निकालने के लिए उसके पूरे ऑफिस में आग लगा देते हैं, जिससे कालू की सारी मेहनत जल के राख हो जाती है। कालू ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और कुछ हफ्ते बाद इस सदमे के कारण कालू की मौत हो जाती है। मौत की खबर जब कालू की माँ को लगती है तो वो अपने बहू बेटे के पास आ जाती है। इस तरह से चिंकी की ज़िंदगी में एक भारी तूफान आ जाता है। अब उसके लिए जीवन जीना किसी संघर्ष से कम नहीं था। कालू के जाने के बाद उसके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए। ऐसे ही जब चिंकी की तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगती है, घर में पैसे नहीं होते कि वो अपना अच्छे से इलाज करवा पाए। ऐसे ही एक दिन चिंकी की सास मेनका उसे कहती है, चिंकी बहू, घर की आर्थिक हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और ऊपर से तू बीमार है। इतने पैसे भी नहीं है कि मैं तेरा किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सकूं। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक तो मेरा बूढ़ा शरीर, मैं बाहर काम भी नहीं कर सकती और ना ही मुझे कोई काम पर रखेगा। माँ जी, आप चिंता मत करो, भगवान है, सब ठीक कर देंगे। आज हमारा बुरा वक्त चल रहा है और अच्छा भी आएगा और आप काम करना बिल्कुल भी मत सोचो।
मैं नहीं चाहती कि आपको ऐसे बाहर काम करने की ज़रूरत पड़े। मैं बस ठीक हो जाऊंगी तब मैं खुद घर को संभालने के लिए कोई काम ढूंढ लूंगी। वही तो बात है ना चिंकी, कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला। एक तो वैसे ही हम बहुत गरीब हो चुके हैं, ऊपर से तेरी तबीयत खराब है, ऊपर से हमारे पास पैसे नहीं है, ना तो काम कर सकती है ना मैं काम कर सकती हूँ। अब मेरे पास एक ही उपाय है जो मैं नहीं करना चाहती थी, वो मुझे करना पड़ रहा है। मुझे अपने पुराने जेवर बेचकर कुछ पैसे लेने पड़ेंगे ताकि इस घर की आर्थिक हालत थोड़ी ठीक हो जाए और तेरी तबीयत भी ठीक हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मेनका अपनी बहू चिंकी चिड़िया की तबीयत को देखकर अपने खुद के कुछ जेवर गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार ले लेती है, लेकिन गरीबी में वो पैसे भी ज़्यादा समय के लिए नहीं टिकते। कुछ समय के लिए चिंकी की तबीयत में थोड़ी सुधार आती है, जिस कारण चिंकी अब खुद कोई मेहनत मजदूरी करने का सोचती है। और तभी इस पे उसकी सास उससे कहती है, चिंकी अभी तो अच्छे से ठीक नहीं हुई है, फिर क्यों बाहर जा रही है बेटा काम करने के लिए? अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मैं किसके सहारे जीऊँगी? माँ जी, आपने बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी माँ जी, जब तक काम नहीं करते तब तक शरीर में कमज़ोरी लगी रहती है। जब हम काम करने लग जाते हैं ना तो अपने आप शरीर फुर्तीला हो जाता है। मेरे साथ तो यही होता है, आप मेरी चिंता मत करो। चिंकी अपनी सास को किसी तरह से मना लेती है। दिन की गर्मी और कड़कती धूप में चिंकी यहाँ वहाँ अपने लिए काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। आखिरकार उसे एक लेबर का काम मिल जाता है। दिन भर चिंकी सर पर ईंट पत्थर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रखती है। ऐसे ही अचानक चिंकी को चक्कर आ जाता है। आसपास के लोग उसके पास जाकर उसे अस्पताल में भर्ती करवा देते हैं, जहां कबूतरी चिंकी का चेकअप करती है। चेकअप करने के दौरान पता चलता है कि चिंकी माँ बनने वाली है। वो बहुत खुश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस खुशी के साथ एक गम भी था। उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस अवस्था में अपना ध्यान कैसे रखेगी, और अपने साथ साथ उसे अपने बच्चे का भी ध्यान रखना था। ऐसे ही शाम को जब वो घर आती है तो अपनी सास से ये बातें शेयर करती है। तभी मेनका उसे बोलती है, ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है बेटा कि तुम माँ बनने वाली है और मैं दादी बनने वाली हूँ, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि तुम बाहर काम करे, क्योंकि ऐसे में माँ को बहुत आराम करना पड़ता है, बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर माँ को ज़रा भी तकलीफ होती है तो वो सीधा बच्चे तक पहुँचती है। माँ चिंता मत करो, अभी मेरा शुरुआती महीना लगा है, जैसे जैसे मेरा समय नज़दीक आएगा तब मैं काम छोड़ दूंगी। अगर अभी से बैठ जाऊंगी तो अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखूंगी? कुछ पैसे तो इकट्ठे करने ही पड़ेंगे ना। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, लेकिन अब लगता है कि मुझे भी तेरे साथ कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं भी फल बेचने का काम शुरू कर देती हूँ। मैं जंगल से ताजी ताजी और अच्छे अच्छे फल तोड़कर लाऊंगी और उसे बाजार में जाकर बेचूंगी। 2-4 पैसे आएंगे, उसे हम दोनों अपना घर चला लेंगे। चिंकी अपनी सास को मना करने लगती है, लेकिन मेनका उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती। और ऐसे ही अगले दिन में मेनका जंगल से खूब सारे ताजे ताजे फल तोड़कर लाती है और उन फल को बाजार में जाकर बेचने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ भी चिंकी प्रेग्नेंट के दौरान मजदूरी का काम करती है। उसका पूरा शरीर कमज़ोर हो जाता है, लेकिन वो मेहनत करना नहीं छोड़ती। धीरे धीरे उनके घर की आर्थिक हालत ठीक हो जाती है। ऐसे ही अब चिंकी का 9वां महीना शुरू हो जाता है। चिंकी अब घर पर ही रहने लगती है, तो वहीं मेनका अपनी बहू को पूरा सपोर्ट करती है। मेनका चिंकी को घर पर रखकर खुद बाजार में जाकर फल बेचा करती है। हे भगवान जी, ऐसी सास आपने मुझे दी है ना, ऐसी सास इस दुनिया में हर बहू को मिलनी चाहिए, जो अपनी बहू को पूरी तरह से सपोर्ट करती है और एक बेटे की तरह प्यार देती है। बस बस, अब तुझे तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भले ही तेरी सास हूँ, लेकिन तेरी माँ भी हूँ, और तू भले ही मेरी बहू है, लेकिन मेरी बेटी भी तो है। तभी चिंकी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। मेनका उसे अस्पताल में ले जाती है, जहाँ डॉक्टर बबली कबूतर इसका ट्रीटमेंट शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर बाद चिंकी एक बड़ी ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। ऐसे ही हंसी खुशी उनका जीवन